की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जूली मासी और बिट्टू मॉल से निकलकर कपूर मैंशन चले गए, लेकिन अहम के इस सरप्राइज से गीत के माथे पर एक टेंशन आ गई थी। वो जानती थी कि अगर जूली मासी का चेहरा अहम या जतिन अंकल के सामने आ गया तो वो उसे पहचान जाएंगे। जूली मासी अपना चेहरा ढककर किसी तरह अहम के नजरों से बच गई थी, लेकिन ऐसा करना हमेशा पॉसिबल नहीं था। गीत को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब इस टेंशन से कैसे निपटा जाए। अहम का सरप्राइज प्लान उसके लिए टेंशन बन चुका था। उसे सोच में डूबा देखकर अहम बोला, गीत क्या सोच रही हो? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? गीत हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, थैंक्स। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर आई टेंशन को पढ़ते हुए अहम बोला, गीत कुछ बात तो है, क्या हुआ बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? गीत रिलैक्स होने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं कुछ नहीं, चलो हमें डैड के लिए कपड़े भी लेने हैं ना, फिर वापस घर भी तो लौटना है। कहती हुई वो आगे बढ़ गई। अहम ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके साथ मॉल के एक दुकान में एंटर कर गया। शॉप की सेल्स गर्ल ने उनका वेलकम करते हुए कहा, वेलकम सर, वेलकम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? गीत बोली, हमें शेरवानी लेनी है। सेल्स गर्ल अहम की तरफ देखती हुई बोली, सर के लिए लेनी है मैम? गीत हंसती हुई बोली, नो, अपने डैड के लिए लेनी है, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है ना। सेल्स गर्ल बोली, ओके मेरे साथ आइए मैम, आइए सर। गीत आगे बढ़ी, तभी अहम का मोबाइल बजने लगा। अहम ने कॉल देखा, फिर गीत से बोला, तुम अंदर शेरवानी पसंद करो, मैं बस अभी आया। गीत अंदर जाकर डैड के लिए शेरवानी देखने लगी और अहम बाहर किसी से फोन पर बात करने लगा। बात करते हुए अचानक उसकी नजर उस दुकान के बाहर खड़े एक डमी पुतले पर गई। उस पुतले को एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनाया गया था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अहम ने कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और गीत भी एक शेरवानी पसंद करके बिलिंग काउंटर पर आई। अहम वहीं खड़ा था। गीत शेरवानी देखती हुई बोली, कैसी है ये? डैड पर अच्छी लगेगी ना? अहम ने हाँ में सर हिलाया। तब गीत बोली, ठीक है, मैं इसे बिलिंग करा आती हूँ। अहम तुरंत बोला, रुको। गीत हैरान होती हुई बोली, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अहम ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए गीत की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे इसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। गीत ने हैरानी से अहम की तरफ देखा और कहा, अहम मुझे नहीं चाहिए ड्रेस। अहम ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने पूछा तुमसे? गीत खुद में बड़बड़ाई, अजीब लड़का है, हक तो ऐसे जता रहा है जैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो। वैसे कुछ दिनों से इसे इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? ये सच में बदलने तो नहीं लगा है ना? तभी सेल्स गर्ल गीत की तरफ देखती हुई मुस्कुराई और बोली, मैम यू सो ब्यूटीफुल, आप पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी लगेगी। अगर आपको मैक्सी ड्रेस चाहिए तो ये वाली ट्राई कर सकती हैं आप, और अगर शॉर्ट ड्रेस चाहिए तो आपको ये लेनी चाहिए। कहती हुई उसने तुरंत एक दो ड्रेस उसके सामने रख दिया। गीत फिर भी मना करना चाह रही थी, लेकिन तभी अहम ने उस पुतले वाले ब्लैक ड्रेस को गीत के हाथों में पकड़ा दिया। वो थाई लेंथ की एक स्ट्रैपलेस आउटफिट थी। गीत हैरानी से उस ड्रेस को देखने लगी। उसने आज तक वैसे ड्रेस कभी नहीं पहने थे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अहम सख्त आवाज में बोला, इसे ट्राई करो। गीत को वो ड्रेस देखकर ही अजीब लग रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, अहम मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। गौर से देखा है तुमने इस ड्रेस को? शुरू होते ही खत्म हो गई है। पता है, जब मैं रोड पर चलूंगी ना
तो आधे वक्त इसे नीचे से खींचूंगी और आधे वक्त ऊपर से। अहम उसे घूरते हुए और भी सख्त लहजे में बोला, ट्राई करो। ये देखकर वो भुनभुनाती हुई खुद से बोली, इसकी दादागिरी तो बढ़ती ही जा रही है। ये चाहता क्या है मुझसे? अब क्या मुझे इसके पसंद के कपड़े पहनने पड़ेंगे? तभी सेल्स गर्ल बोली, मैम आप पर ये ड्रेस बहुत अच्छी दिखेगी। गीत गुस्से में बड़बड़ाई, हाँ तो क्यों नहीं कहेगी, अपना मॉल जो बेचना है तुझे। वो ना चाहते हुए भी ड्रेस लेकर ट्राई करने के लिए चली गई। वो जल्द से जल्द इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी बात मानने में ही भलाई समझी, क्योंकि आर्ग्यू करने में और भी लेट होता। कुछ देर बाद गीत वो आउटफिट पहनकर बाहर निकली। उस ड्रेस में गीत को देखकर अहम बस देखता रह गया। वाओ, ब्यूटीफुल। अहम को हैरानी भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए गीत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो अपनी ड्रेस को बार बार नीचे से खींचकर घुटने तक लाने की कोशिश करने लगी थी। तभी सेल्स गर्ल मुस्कुराती हुई बोली, यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैम, प्लीज एक बार आप मिरर में खुद को देखिए। गीत ने खुद को मिरर में देखा। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से वो ड्रेस उसके गोरे रंग पर और भी अच्छा लग रहा था। उस ड्रेस में उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद लग चुका था। गीत हैरान होकर खुद को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती थी। वो मुस्कुराती हुई खुद से बोली, अहम की पसंद इतनी भी खराब नहीं है। उसने मिरर से ही देखा तो अहम अब भी उसे ही आंख फाड़े देखे जा रहा था। उसकी नजरें एक दूसरे से मिलते ही अहम ने तुरंत उस पर से नजरें हटाई और सेल्स गर्ल को वो ड्रेस पैक करने को कह दिया। कुछ देर बाद दोनों दुकान से बाहर निकले। दोनों अभी मॉल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सामने से अहम को उसका बिजनेस राइवल रंजीत सेठी एक लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले आता हुआ दिखा। अहम ने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पास आते ही रंजीत ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर अहम कपूर। अहम ने भी मुस्कुराते हुए हेलो किया और वहाँ से जाना चाहा कि तभी रंजीत बोला, मिस्टर कपूर, आजकल तो न्यूज में सिर्फ आप ही आप छाए हुए हैं, कभी हमें भी तो मौका दे दे न्यूज में आने का। अहम मुस्कुराते हुए बोला, आप तो मौका छीनने में माहिर हैं मिस्टर सेठी, इसीलिए गॉड से प्रे कीजिए कि मैं आपको न्यूज में आने का मौका ना दूं, क्योंकि जिस दिन आप न्यूज में आए वो दिन आपका इस इंडस्ट्री में आखिरी दिन होगा। रंजीत सेठी जोर जोर से हंसते हुए बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर कपूर, आई लाइक इट। मुझे आपकी यही बातें बहुत पसंद है। फिर वो अपने साथ आई लड़की की तरफ देखते हुए बोला, देखा बेबी, मैंने कहा था ना कि मुझे अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मिस्टर कपूर हैं। वो लड़की मुस्कुरा दी। तभी रंजीत सेठी की नजर गीत पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर अहम से बोला, मिस्टर कपूर, वैसे लड़कियों के मामले में आप मुझे टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका लड़कियों में टेस्ट बहुत घटिया है। आपको पसंद भी आई तो एक बहन जी टाइप की लड़की, वैसे आप यही डिजर्व करते हैं। अहम गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मिस्टर सेठी, आपकी दुश्मनी मुझसे है, लड़की पर कोई भी कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अहम को गुस्सा होते हुए देख रंजीत सेठी को जैसे बारूद में आग लगाने के लिए एक चिंगारी मिल चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर कपूर को तो गुस्सा आ रहा है। मैंने तो सुना था कि आपको लड़कियों से नफरत है, फिर इस बहन जी में आपको ऐसा क्या दिखाई पड़ गया जो आपके अंदर एक स्पार्क आ गया। अहम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी आवाज में कहा, अहम चलो यहाँ से, अब ये लड़ने का समय नहीं है। रंजीत तो बस अहम के गुस्से को और बढ़ाना चाहता था। वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, अरे बहन जी, आपने ऐसा क्या कर दिया अहम के साथ कि इतना स्पार्क आ गया इसमें? कभी मौका मिले तो हमारे साथ भी।
वो अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अहम का एक जोरदार मुक्का उसके गालों पर आकर पड़ा। अहम और रंजीत की लड़ाई कहीं गीत के लिए बुरा संकेत तो नहीं? क्या गीत जतिन अंकल की मैरिज एनिवर्सरी अच्छे से मना पाएगी या होने वाला है कोई हंगामा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रंजीत सेठी अहम के गुस्से को और बढ़ाना चाहता था। वो गीत की तरफ देखकर चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे बहन जी, आपने ऐसा क्या कर दिया अहम के साथ कि इतना स्पार्क आ गया इसमें? कभी मौका मिले तो हमारे साथ भी। वो अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अहम का एक जोरदार मुक्का उसके कानों पर आकर पड़ा। आह! रंजीत के मुंह से चीख निकल पड़ी। ये देखकर गीत भी चौंक गई। वो चिल्लाती हुई बोली, अहम, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अहम गीत की तरफ देखता हुआ बोला, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे बारे में ऐसे बात करने की? गीत भी उस पर चिल्लाती हुई बोली, क्यों? और लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या तुम सबको मारते फिरोगे? अहम का चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ, जो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेगा उन सबको मारूंगा मैं। गीत हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके पास आगे कहने को कुछ नहीं था। वो अहम के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, आखिर इसे हुआ क्या है? मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव, इतना केयरिंग, इतना हेल्पफुल कब से हो गया? कुछ दिन पहले तक तो इसे मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं था और अब अचानक मेरे लिए मरने मारने पर आ गया है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ रंजीत के साथ वाली लड़की ने उसके मुंह के कोने से बहते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेबी, आपके मुंह से खून निकल रहा है। रंजीत ने खून को हाथ से पोंछा और गुस्से में चिल्लाया, मैं आज इसे नहीं छोड़ने वाला। उसने अहम को मारने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन साथ वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे खींचते हुए बोली, बेबी चलो यहाँ से, ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है। वो उसे खींचकर अहम से आगे ले गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अहम की तरफ देखा और कहा, अहम, उस बहन जी के लिए मारा है ना तुमने मुझे? देख लेना, एक दिन मैं उसी के सामने तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। अहम गुस्से में उसकी तरफ झपटा ही था, लेकिन गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम भी किन लोगों के मुंह लग रहे हो? जाने दो उसे, हमें और भी काम है, हमें जल्दी से घर भी निकलना है। अहम गुस्से में बड़बड़ाया, ऐसे लोगों को जब तक लगती नहीं है ना, तब तक नहीं सुधरते। गीत हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम क्या कोई गुंडा मवाली हो? लगती ना सुधरता ना? ये कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? चुपचाप चलो यहाँ से, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम अब। वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई मॉल से बाहर ले आई। दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। गीत उसके चेहरे की तरफ देखती हुई खुद से बोली, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये, जितना मैं समझती थी। थोड़ा सा मूडी है, लेकिन इतना तो चलता है। वो अहम के बारे में सोचती रही और अहम चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते भर गाड़ी में चुप्पी छाई रही। आधे घंटे के बाद गाड़ी कपूर मैंशन के बाहर रुकी। अहम और गीत दोनों गाड़ी से उतरकर घर में एंटर कर गए, लेकिन गीत अंदर के सन्नाटे को देखकर हैरान थी। घर को अच्छे से सजाया गया था, लेकिन वहां केटरिंग के लोगों के अलावा ना ही कोई मेहमान दिखाई पड़ रहा था और ना ही अहम का कोई दोस्त। वो अहम की तरफ मुड़ी और कहा, अहम, अब तो रात भी हो चुकी है,
लेकिन अभी तक कोई मेहमान नहीं आए। तुमने किसी को इनविटेशन नहीं भेजा था क्या? तुम्हारे दोस्त, जतिन अंकल के दोस्त कोई भी नहीं आए हैं अब तक? तब अहम उदास होता हुआ बोला, मेरे दोस्तों में सिवाय ध्रुव के और कोई है नहीं, और डैड के दोस्तों ने उन्हें तभी छोड़ दिया था जब उनका बिजनेस डूब गया था। बाकी हमारी जो फैमिली है वो इसी घर के अंदर है, हम बस इतने ही तो हैं। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सक्सेसफुल होते हुए भी कितना अकेला महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई बोली, डोंट वरी अहम, हम हैं ना, हम ही काफी हैं। वैसे ध्रुव तो आएगा ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो अपने बंगले पर बिजी होगा। उसी समय घर की डोरबेल बजी। गीत आगे बढ़ते हुए बोली, मैं देखती हूँ कौन है। अहम भी साथ में दरवाजे पर गया। गीत ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़की अंदर आई और अहम और गीत की तरफ देखती हुई बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गीत और अहम कुछ समझ पाते तभी एक और लड़की अंदर आई और दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करके हॉल में चली गई। उसके बाद एक 10 से 15 लड़कियां आई और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करते हुए हॉल में जाकर खड़ी हो गई। गीत हैरानी से अहम की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या हो रहा है? ये हमें क्यों मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हैं? अहम भी हैरान था। उसने कहा, मुझे क्या पता, ये लड़कियां हैं कौन? तभी ध्रुव अंदर आया और मुस्कुराता हुआ बोला, अहम, गीत, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अहम हैरान होता हुआ बोला, ये सभी लड़कियां तुम लेकर आए हो? ध्रुव ने गर्व से कहा, कोई शक? अहम उन लड़कियों की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने कोठा चलाना कब से शुरू कर दिया? ध्रुव नाराज होते हुए बोला, क्या यार, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? देख रही हो गीत, मैंने सोचा कि ग्लैमर आने से घर की रौनक बढ़ेगी, इसीलिए मैंने एक एजेंसी से सभी डांसर्स को हायर कर लिया। लेकिन इन साहब को लगता है कि मैं कोठा चला रहा हूँ। गीत उसके नजदीक आती हुई बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन डांसर्स को कम से कम बता तो सकते थे कि मैरिज एनिवर्सरी किसे विश करनी है। सभी हम दोनों को ही विश किए जा रही थी। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है ना, एडवांस विश कर दिया। ये सुनते ही अहम तुरंत बोला, गीत, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, इसकी ऐसी ही कुछ ना कुछ बकवास चलती रहेगी। गीत मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अहम ध्रुव की तरफ मुड़ा और बोला, कुछ पता चला कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? ध्रुव ना में सर हिलाता हुआ बोला, नहीं यार। अहम जोर देता हुआ बोला, ध्रुव, तुम्हें पता है ना, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीक हमारे न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और मैं वहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। ध्रुव बोला, मैं क्या करूँ यार, ऐसा लगता है कि जिसने भी तुम्हारे खिलाफ प्लान किया है उसने एक भी प्रूफ कहीं नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ मुझे शक था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मुझे इरेज किया हुआ मिला। मुझे लगता है कोई तुम्हारे लेवल का आदमी इसमें इन्वॉल्व है। अहम सोचता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है, कहीं इसके पीछे भी तो रंजीत सेठी का हाथ तो नहीं है ना? ध्रुव बोला, हो सकता है, लेकिन इसमें इतना पेशेंस नहीं है, हमें जरूर पता चल जाता। अचानक बातें करते हुए उसकी नजर हॉल के सीसीटीवी कैमरा पर गई। वो तुरंत बोला, अहम, एक सीसीटीवी तो बाहर भी लगी है ना? हाँ, क्यों? ध्रुव खुश होता हुआ बोला, समझो काम हो गया। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक निकाल दिया था किसी ने। अब ये सीसीटीवी हमें दिखाएगी कि असल में वो था कौन। अहम तुरंत बोला, फिर देर किस बात की, चलो चलकर देखते हैं। जिसने भी ये किया होगा ना, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। दोनों अभी सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से लीना ने आवाज लगाते हुए कहा, अहम सर, ध्रुव सर, उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, केक यहाँ है। अहम बोला,
बस अभी आया। लेकिन लीना जिद करती हुई बोली, सर एक बार केक कट हो जाएगा, फिर आप दोनों जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों का चेहरा देखने लगी। वो मन ही मन बोली, मैं किसी भी कीमत पर आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देखने दे सकती सर, नहीं तो हमारा महीनों का प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या अहम और ध्रुव मिलकर सच पता कर पाएंगे? क्या है लीना का प्लान? क्या कि जतिन अंकल की मैरिज एनिवर्सरी अच्छे से मना पाएगी, या होने वाला है कोई हंगामा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। है अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम और ध्रुव को सिक्योरिटी रूम की तरफ जाते देखकर लीना जिद करती हुई बोली, सर केक काटना अभी बाकी है। केक काटने के बाद आप लोग। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अहम की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाओ यहाँ से। इतना कहकर अहम और ध्रुव सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गए, जहाँ पूरे कपूर मैंशन के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस था। वहीं लीना कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई। हॉल में खड़ी सभी डांसर्स उसकी तरफ देखने लगी। उसे वहाँ अजीब सा फील होने लगा था। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, कुछ भी हो जाए मैं वो सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ नहीं आने दूंगी, नहीं तो हमारा महीनों का प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे वहाँ से खिसक गई। वहीं अहम और ध्रुव ने जैसे ही सिक्योरिटी रूम में एंटर किया कि तभी उस रूम की लाइट चली गई। अहम झल्लाता हुआ बोला, ध्रुव इस लाइट को क्या हो गया यार? ध्रुव ने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके बोर्ड का स्विच ऑन करते हुए कहा, अहम यहाँ लाइट नहीं आ रही है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो उस रूम से बाहर निकला तो देखा पूरे घर में अंधेरा था। वो चिल्लाता हुआ बोला, अहम लगता है पूरे घर की लाइट चली गई है, मैं मेन स्विच देख कर आता हूँ। अहम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। सब कुछ अभी ही खराब होना था क्या? ठीक है जल्दी देख कर आ जाओ। ध्रुव तुरंत नीचे की तरफ बढ़ा। अहम भी सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप लाइट आने का वेट करने लगा। उसी समय अहम को पायलों की झनकार सुनाई पड़ी। शायद कोई सेकंड फ्लोर से नीचे आ रहा था। अहम सोचता हुआ खुद से बोला, कहीं गीत तो नहीं आ रही है नीचे। ऐसा ध्यान में आते ही वो अंधेरे में सीढ़ियों तक पहुंचता हुआ बोला, गीत वहाँ तुम हो क्या? जहाँ हो वहीं रहो, नहीं तो गिर जाओगी। गीत ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अहम ने फिर से पुकारा, गीत। फिर से गीत की कोई आवाज नहीं आई। अहम खुद में बड़बड़ाता हुआ बोला, ये लड़की आज पक्का अंधेरे में गिरेगी। एक तो यहाँ अंधेरा है और इस लड़की को इसी समय आंख मिचौली सूझ रही है। गीत सुन रही हो? उसकी बात अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी कि पैर फिसलने जैसी हल्की सी आवाज हुई और फिर पायल के जोर से सीढ़ी के किनारे टकराने की आवाज हुई। अहम समझ गया था कि कोई सीढ़ियों से फिसला है। उसने अनजाने में ही अपना हाथ उस तरफ कर दिया। अगले ही पल उसे अपने हाथ पर वजन महसूस हुआ। साथ ही साथ घर में लाइट भी वापस आ चुकी थी। अहम ने देखा कि उसकी बाहों में और कोई नहीं बल्कि गीत थी। वो गुस्से में था, लेकिन गीत को देखते ही उसका गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ गया था। गीत ने वही ड्रेस पहन रखा था जिसे उसने मॉल में खरीदा था। वो आज कहीं से भी बस्ती वाली लड़की नहीं लग रही थी। अहम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गीत को ही देख रहा था। उसकी बाह गीत के कमर में थी और दोनों का चेहरा बहुत क्लोज था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही डूबे हुए थे। ना ही अहम कुछ बोल पा रहा था और ना ही गीत के मुंह से कोई वर्ड निकल रहा था। वो सिर्फ उसे
बड़ी बड़ी आंखों और मासूम निगाहों से घूरे जा रहा था। तभी ध्रुव वहां आया और दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ रोमांस पार्टी के लिए भी बचा लो तुम दोनों। ध्रुव की आवाज सुनते ही अहम ने तुरंत गीत को छोड़ दिया और नाराज होने का नाटक करता हुआ बोला, ये क्या बचपना है गीत, मैं तुम्हें अंधेरे में बुला रहा था तो आवाज तो दे सकती थी ना तुम अभी गिर जाती तो। सॉरी कहती हुई गीत शर्मा कर वहां से हॉल में चली गई। ध्रुव अहम की तरफ देखकर मजाक करता हुआ बोला, भाई चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच, कहीं दिल में अरमान तो नहीं जगने लगे हैं ना। ज्यादा बकवास ना करो, चलो केक काटनी है। कहता हुआ अहम सीढ़ियां उतरने लगा। ये देखकर ध्रुव ने उसे सुनाते हुए कहा, सच कहूं तो आज गीत और भी खूबसूरत लग रही है। अहम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हॉल में जतिन अंकल, दादू, गीत की जूली मासी, बिट्टू सभी इकट्ठा हो चुके थे। गीत हॉल में आते ही सबसे पहले जतिन के पास गई और बोली, अंकल आज आप सच में इस शेरवानी में दूल्हा लग रहे हैं। आप अकेले ही बेस्ट हो, आपको तो किसी के साथ की जरूरत भी नहीं है। जतिन हंसता हुआ बोला, हाँ तो मैं अभी बुढ़ा थोड़ी ना हूँ, अभी भी जवान ही हूँ। तभी ध्रुव वहां आया और बोला, अंकल आप तो अहम के बड़े भाई लग रहे हो, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप। उसी समय अहम जतिन के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, आइए डैड केक कटिंग करते हैं। अहम ने जिस तरह जतिन का हाथ पकड़ा था, ये देखकर वो भावुक हो उठे। उन्हें याद आने लगा था कि कैसे वो बचपन में अहम के बर्थडे पर उसका हाथ पकड़कर केक काटते थे। अहम की माँ के जाने के बाद से ना ही इस घर में कभी बर्थडे मनाया गया था और ना ही कोई फंक्शन हुआ था। उन्हें सोच में डूबा देखकर अहम बोला, डैड क्या सोचने लगे, चलिए ना। जतिन की आंखें भीग गई थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा, हमें माफ कर दो बेटा। जतिन की आंखों में आंसू देखकर अहम भी भावुक हो गया था। उसने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, डैड क्या कर रहे हैं आप, आपने कुछ गलत नहीं किया है, माफी मत मांगिए प्लीज। खुशी का मौका है, पहले पार्टी कर लेते हैं, फिर आपस में बैठकर सारे गिले शिकवे सुलझा लेंगे, ठीक है। अब आइए। वो जतिन को हॉल के बीचों बीच लेकर आया। जतिन ने केक की कटिंग की और फिर जश्न का माहौल भी शुरू हो गया था। सभी डांस फ्लोर पर थिरकने लगे, लेकिन जतिन को अभी भी अपने दिल पर एक बोझ सा फील हो रहा था। अचानक उन्होंने माइक को हाथ में लिया और कहा, अटेंशन प्लीज। अब सभी की नजरें जतिन पर थी। उन्होंने सबसे पहले गीत की तरफ देखा और बोले, थैंक यू बेटा, हमारे इस शमशान जैसे घर और इसके लोगों में फिर से जान फूंकने के लिए। तुमने भले ही इस घर में जन्म नहीं लिया है, लेकिन तुमने इस घर को घर बना दिया है और इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू कहूँ कम होगा। गीत मुस्कुराकर रह गई। वहीं जतिन ने अहम की तरफ अपना चेहरा किया और बोले, सॉरी बेटा, दिल पर एक बोझ सा था, इसीलिए बोले बिना रह नहीं सका। मैंने सिर्फ अपनी खुशी को ही प्रायोरिटी दी और भूल गया कि मेरे पीछे और भी लोग हैं। अगर हो सके तो माफ कर देना। अहम जतिन के पास गया और उन्हें गले लगाता हुआ बोला, आई एम सो हैप्पी डैड, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि आप वापस लौट आए हैं। अब देखिएगा हम दोनों मिलकर कैसे कपूर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। तभी जतिन अंकल रुके और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, मानव मेरे दोस्त, अगर तू सुन रहा है ना तो तू भी मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने अपना वादा तोड़ा है। मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन एक वादा फिर से करता हूँ, वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर से उन्हें वही सम्मान दिलाऊंगा जो वो डिजर्व करते हैं। उसी समय जूली गीत के पास आई
और तभी आवाज में बोली, गीत सुन रही हो? यहाँ धीरे धीरे सभी लोग होश में आने लगे हैं। अगर जतिन सर को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो हमारा और तुम्हारा राज भी खुल जाएगा। समझ रही हो ना? गीत घबराती हुई बोली, नहीं मासी, हम अभी ये राज किसी के सामने नहीं आने दे सकते। मैंने अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखी है और अब आपको भी इस घर में रहते हुए अपनी पहचान छुपानी होगी। तभी लीना पीछे से आकर बोली, किस राज और पहचान को छुपाने की बात हो रही है दोनों के बीच? हमें भी तो बताओ। क्या गीत का राज अब लीना के शक के घेरे में है? क्या गीत अपने प्लान में सफल हो पाएगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत घबराई नजरों से जूली की तरफ देखती हुई बोली, मासी, हम अभी ये राज किसी के सामने नहीं आने दे सकते। मैंने अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखी है और अब आपको भी इस घर में रहते हुए अपनी पहचान छुपानी होगी। जूली अपना चेहरा स्कार्फ से ढकती हुई बोली, बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद सब गड़बड़ हो चुकी है। आखिर कितने दिन तक सबसे अपना चेहरा छुपाते रहूंगी? दादू से लेकर अहम तक सभी मेरा चेहरा पहचानते हैं। गीत बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ भी करके जल्दी ही आपको वापस वहीं बस्ती भेजती हूँ। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि लीना पीछे से आई और गीत के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, किसके पहचान को छुपाने की बात हो रही है दोनों मासी और भांजी के बीच? जरा हमें भी तो बताओ। लीना को देखते ही जूली और गीत सकपक आ गई। गीत हल्की कांपती हुई आवाज में बोली, कौन पहचान छुपा रहा है? लीना दोनों की तरफ देखती हुई बोली, वही तो मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ। लीना के वहां आते ही गीत और जूली का चेहरा अचानक से घबरा गया था और लीना उनके चेहरे पर आई घबराहट को पढ़ चुकी थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, यहाँ दाल में कुछ काला तो जरूर है। ये दोनों कुछ छुपाने की बात तो कर रहे हैं। ये गीत भी बचने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी नजर जूली पर पड़ी, जो अपना चेहरा स्कार्फ के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। लीना ने मुस्कुराते हुए जूली की तरफ देखा और बोली, मासी, आप चेहरा क्यों छुपा रही हैं? आज यहाँ मैरिज एनिवर्सरी है, कोई हैलोवीन पार्टी थोड़ी ना है कि आप अपना चेहरा छुपा रही हैं। बिंदास दिखाइए। क्यों गीत, सही कहा ना मैंने? कहते हुए उसने एक झटके में उनके चेहरे पर से स्कार्फ खींचकर अलग कर दिया। उनका चेहरा अब सबके सामने था और सामने ही जतिन अहम के साथ डांस कर रहे थे। उनकी एक नजर जूली के चेहरे पर पड़ी ही थी कि जूली ने अगले ही सेकंड वापस स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से में लीना को घूरती हुई बोली, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? लीना मुंह बनाती हुई बोली, मैंने क्या किया? कितना तो खूबसूरत है आपका चेहरा। मैंने तो बस स्कार्फ हटाया। मैंने कुछ गलत किया क्या गीत? गीत को अब जवाब देते नहीं बन रहा था। जूली गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से थोड़ी दूर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहीं लीना को अब कंफर्म हो चुका था, वहां कुछ गड़बड़ तो जरूर है और फिर जो बात गीत से जुड़ी हो उसे लीना कहाँ छोड़ने वाली थी। वो तिरछी नजरों से जूली और गीत की तरफ देखती हुई बोली, तुम दोनों मासी भांजी जो धीरे धीरे इस कपूर मैंशन में अपना अड्डा जमाना चाह रही हो ना, उसे मैं कभी सक्सेस नहीं होने दूंगी। रास्ते से तो सबसे पहले तुम्हें हटाऊंगी गीत। मेरी लिस्ट में तुम्हारा नंबर ऊपर से भी फर्स्ट है और नीचे से भी फर्स्ट। तुम तो नहीं बचने वाली। सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर डांस कर रहे अहम और ध्रुव पर गई और अचानक दिमाग में सीसीटीवी फुटेज वाली बातें घूमने लगी।
उसने एक बार मेन स्विच ऑफ करके किसी तरह अहम और ध्रुव को उस सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचाने से रोक तो लिया था, लेकिन उसका उस फुटेज को वहां से डिलीट करना बहुत जरूरी था। उसने एक नजर पार्टी में प्रेजेंट लोगों पर डाली। उसने देखा कि सभी खुद में बिजी थे। उसे यही परफेक्ट मौका लगा उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का। वो घर के लोगों से नजरें बचाती हुई सिक्योरिटी रूम में चली गई और कंप्यूटर में उस फुटेज को ढूंढने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसे वहां भी एक फ्रेम ऐसा नहीं दिखा जिसमें वो दिखाई नहीं दे रही हो। वो परेशान होती हुई खुद से बोली, मैं तो फ्रेम में हूँ ही नहीं। फिर अहम और ध्रुव सीसीटीवी फुटेज में क्या देखने आ रहे थे? जब वो कंफर्म हो गई कि फुटेज में वो नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराती हुई बोली, मैं भी ना बेकार में टेंशन में आ गई थी। ये सोचते हुए वो बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर हार्ड ड्राइव पर पड़ी जिसमें फुटेज स्टोर होता था। वो उस तरफ देखती हुई बोली, अगर सच में एक भी फुटेज हुआ तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब तो मैं इन लोगों के हाथ एक भी फुटेज नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा सोचते ही उसने हार्ड ड्राइव में सेव सारी फुटेज डिलीट कर दी और सिक्योरिटी रूम से बाहर आ गई। वो पैसेज से होते हुए हॉल में आ ही रही थी कि अचानक सामने डॉली आ गई। उसने उस तरफ से लीना को आते देखा तो बोली, मेम साहब, आप उधर क्या कर रही थी? कुछ चाहिए था क्या? वैसे भी उधर कुछ नहीं मिलेगा आपको। लीना अचानक सामने डॉली को देखकर घबरा गई थी, लेकिन तुरंत अपना आवाज मजबूत करती हुई बोली, नहीं, कुछ नहीं, टॉयलेट ढूंढ रही थी, गलती से उधर चली गई। डॉली ने इशारे से टॉयलेट बता दिया और खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। इस घर में आए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा नशा करती है कि टॉयलेट का रास्ता भूल जाती है। डॉली के जाते ही लीना ने राहत की सांस ली। वो वापस हॉल में आ गई और पार्टी एंजॉय करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जतिन कपूर पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे थे, बल्कि डांस करते हुए उनकी नजरें जूली को ही फॉलो कर रही थी। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैंने अभी अभी जूली को देखा? क्या सच में वो जूली ही थी या मेरे मन का कोई भ्रम था? उनके चेहरे पर अचानक आई चिंता को अहम ने पढ़ते हुए कहा, क्या हुआ डैड, क्या सोचने लगे? जतिन ने असली बातों को छुपाते हुए कहा, अरे कुछ भी तो नहीं, बस बहुत दिनों बाद सबके चेहरे पर खुशी देखी तो अच्छा लग रहा है। बस अब इस खुशी पर किसी की नजर ना लगे। अहम मुस्कुराते हुए बोला, किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे डैड की खुशियों पर नजर लगाएगी? अब कोई डायन नजर नहीं लगाएगी डैड। जतिन उसके कहने का मतलब समझते हुए तुरंत बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। माँ को कोई ऐसा नहीं कहता है। जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें, उसके लिए कभी भी ऐसे वर्ड मुंह से मत निकालना। डैड, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप माँ की साइड कैसे ले सकते हैं? उन्होंने आपको और मुझे एक आदमी के पैसों के लिए छोड़ दिया। आपको पता है ना डैड? तब जतिन समझाते हुए बोले, देखो बेटा, एक इंसान होने के नाते उसने गलतियां की हैं जो माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन वो एक माँ भी थी और माँ कभी डायन नहीं होती, कभी भी नहीं। अहम माफी मांगता हुआ बोला, आई एम सॉरी डैड, मैंने डायन कहा, लेकिन मैं उन्हें माँ भी नहीं मानता हूँ। अगर उन्होंने मुझे जन्म दिया तो किसी और के सहारे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अगर वो माँ होती तो उन्हें तकलीफ होती। अगर उनमें माँ का दिल होता तो कम से कम दोबारा मिलने जरूर आती, लेकिन वो नहीं आई। वो माँ होना कभी डिजर्व नहीं करती। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहां नहीं रुका और अपने कमरे की तरफ चला गया। जतिन पुकारता हुआ बोला, अहम बेटा, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अहम नहीं रुका। पार्टी में सन्नाटा छा गया था। वहां के इमोशनल माहौल को देखकर ध्रुव ने सभी डांसर्स को पार्टी से जाने का इशारा कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद
अब घर के लोग ही बचे हुए थे। अहम को इमोशनल देखकर जतिन भी इमोशनल हो गया था और उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो हॉल में ही सोफे पर बैठ गए और खुद में बड़बड़ाते हुए बोले, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। इतने दिनों के बाद अहम के चेहरे पर खुशी आई थी और मैंने, पता नहीं मुझे कौन सा ज्ञान देने का बुखार चढ़ जाता है। दादू भी सोफे पर बैठे हुए थे। वो जतिन को समझाते हुए बोले, जतिन, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है बेटा। तुमने उसकी गलती को सुधार कर अच्छा किया है। जतिन बोला, पापा आप क्या बोल रहे हैं? आपने देखा ना अहम कैसे गुस्से में चला गया। वो मां से नफरत करता है और मैं उसके मन में उसके लिए प्यार जगाने की कोशिश कर रहा था। दादू हंसते हुए बोले, मां की बात है ना बेटा, वो कितनी भी नफरत कर ले उससे नफरत नहीं हो पाएगी। वो आंसू नहीं था, मां के लिए गुस्सा था बस। मैंने देखा है उसे बचपन में, यहां मेन गेट पर खड़ा होकर कैसे स्कूल जाते बच्चों को उसकी मां के साथ देखकर खुश होता था। वो ठीक हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो बस। गीत भी जतिन के पास बैठती हुई बोली, दादू सही कह रहे हैं अंकल, हमें अहम को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। कल सुबह तक देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप इस चक्कर में फिर से शराब मत शुरू कर दीजिएगा। जतिन हंसते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाने वाला। ऐसा समझो शराब से मैंने तलाक ले लिया है। उनकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। तभी जतिन दबी आवाज में गीत से बोला, अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोने में वो जो लड़की खड़ी है वो सच में तुम्हारी मासी है क्या? ये सुनते ही गीत के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने एक नजर से जूली की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, हाँ वो मेरी मासी ही है। क्यों अंकल, कुछ हुआ है क्या? जतिन बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। एक्चुअली जब मेरा दोस्त मानव और मैं अपनी कंपनी चलाते थे तभी हमारी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, हमारे ही गांव से भी थी। लेकिन मानव के एक्सीडेंट के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। आज अचानक तुम्हारी मासी का चेहरा देखा तो उसी से उसका चेहरा मिलता जुलता नजर आया, इसीलिए पूछ लिया। गीत इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुप रही। लेकिन तभी जतिन ने अगला सवाल किया, क्या तुम्हारी मासी का नाम जूली है? क्या गीत के पास होगा इस सवाल का जवाब? कैसे वो बचेगी लीना की नजरों से? क्या गीत की सच्चाई बाहर आने वाली है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जतिन कपूर के जवाब पर गीत चुप रही। वो इस बात को और ज्यादा नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन जतिन को अब भी यही लग रहा था कि वो जूली ही है। उसने तुरंत अगला सवाल किया, क्या तुम्हारी मासी का नाम जूली है? गीत एकदम से सकपका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके सवालों का क्या जवाब दे। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, मासी का नाम तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ यही जानते हैं कि मैं उन्हें मासी पुकारती हूँ। ऐसा सोचते ही वो तुरंत बोली, जूली? नो 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 वे अंकल, उनका नाम जूली कैसे हो सकता है? नहीं, उनका नाम जूली नहीं है। उसने जतिन के सामने झूठ बोल दिया था। तभी जतिन ने कहा, उनका नाम क्या है? गीत घबराती हुई बड़बड़ाई, नाम? नाम क्या है उनका? नाम क्या हो सकता है? अचानक उसे उनका कोई झूठा नाम सूझ नहीं रहा था। उसे परेशान देखकर जतिन बोले, क्या हुआ बेटा? मैंने तो बस ऐसे ही नाम पूछा, दिल की तसल्ली के लिए।
नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। गीत बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। उनका नाम राधिका है, राधिका मासी। उसने एक और झूठ जतिन के सामने बोल दिया और फिर खुद पर झल्लाती हुई मन ही मन बोली, मैं ये क्या कर रही हूँ? झूठ पर झूठ। अगर कभी अंकल को सच्चाई पता चलेगी तब उनका तो मेरे ऊपर का विश्वास ही उठ जाएगा। हे भगवान, ये क्या करवा रहे हैं आप मुझसे? किस सिचुएशन में डाल दिया है आपने मुझे? वो अभी भगवान पर गुस्सा कर ही रही थी कि जतिन ने एक और सवाल पूछ डाला। अगर बुरा ना लगे तो एक और बात पूछूं? तुम्हारी मासी अपना चेहरा ढक कर क्यों रखती हैं? गीत के लिए ये भी सवाल अपना मुंह छुपाने जैसा ही था। उसे फिर से कुछ झूठ बोलना था और उसे कोई अच्छा सा झूठ भी नहीं सूझ रहा था। उसने एक नजर जूली की तरफ डाली और तभी उसके मन में एक अच्छा जवाब भी आ गया था। वो तुरंत बोली, अंकल, हम लोग बस्ती के लोग हैं, आपको तो पता ही है वहां के औरतों की सोच। सभी औरतें चेहरे पर घूंघट ले लेती हैं जब पराये मर्द को देखती हैं। बस मासी भी वही कर रही हैं। उनके पास घूंघट नहीं है तो स्कार्फ से ही चेहरा ढक लिया है। जतिन सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, यही तो समस्या है इस देश की। कोई चाह कर भी घूंघट निकाल नहीं सकता और कोई जबरदस्ती चेहरे को ढके जा रहा है। गीत उनके हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हम क्या कर सकते हैं? छोड़िए पॉलिटिकल बातें। अच्छा, आपको और कुछ पूछना है या मैं जाऊं अपने रूम में? जतिन हंसे और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जाओ, जाकर आराम कर लो। ये सुनते ही गीत बिना देर किए ही उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जब तक वो जतिन के पास बैठी थी उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उनके हर एक सवाल पर पकड़े जाने का डर मन में ही बैठा हुआ था। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। वो अपने रूम में चली गई। बाकी लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। वहीं लीना अपने बेड पर लेटी हुई गीत और जूली के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और डांटती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या? इतनी रात कॉल करता है कोई? किसी ने सुन लिया तो? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, वही तो, तुम सुन ही तो नहीं रही हो। दिन में कॉल करता हूँ तो रिसीव करती हो क्या एक बार भी? लीना बोली, वो मैं थोड़ी बिजी थी। हाँ हाँ, देख रहा हूं मैं कि तुम कितनी बिजी हो। अभी तक तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। तुम कर क्या रही हो इतने दिनों से? तुमसे कुछ हो भी पाएगा या नहीं? लीना बोली, पेशेंस रखो, मैं इतना बड़ा हाथ मारूंगी कि पूरी इंडस्ट्री हम दोनों की होगी। मुझे सारी खबर है तुम्हारी। तुम हमारे से ज्यादा अहम कपूर पर ध्यान दे रही हो। थोड़ा उधर ध्यान कम करो और काम पर फोकस करो, समझी? लीना गुस्से में बोली, तुम ना छोटे के छोटे ही रह जाओगे, कभी भी कुछ बड़ा मत सोचो। चल चल, मुझे सिखाना बंद कर। छोटा छोटा सोचकर छोटी छोटी हेरा फेरी करके और छोटे छोटे धंधे करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं तुम्हारी फैंटेसी के चक्कर में इसे खोना नहीं चाहता। तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी जिस काम के लिए तू वहां गई है उसे पहले कर। लीना चिढ़ती हुई बोली, ठीक है, कर दूंगी मैं। तुम मत सोचो बड़ा, लेकिन मुझे तो एक दिन राज करना है यहाँ, राज। और उसके लिए मैं एक एक करके सबको रास्ते से हटा दूंगी। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में फोन पटकती हुई बोली, सारा मूड खराब कर दिया इसने। गुस्से में उसने अपना सिर तकिए के बीच में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ अहम भी अपने रूम में अपना सिर तकिए के बीचों बीच दबाए हुए था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक जोरदार मुक्का अपने बेड पर मारा। आवाज सुनते ही बगल के कमरे में लेटी गीत हड़बड़ाकर बेड पर उठ बैठी और खुद से बोली,
ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगा अहम के कमरे से आई। वो ऐसा सोच ही रही थी कि एक और जोरदार आवाज हुई। गीत हैरान होती हुई बोली, ये लड़का अपने रूम में कर क्या रहा है? वो तेजी से अहम के रूम के पास पहुंची। वहां उसे अंदर से अहम की गुस्से से भरी आवाजें सुनाई पड़ी। क्यों? क्यों छोड़ा आपने मुझे? क्यों? मेरी गलती क्या थी? क्या किया था मैंने? क्यों? ये सुनते ही गीत ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए तुरंत खुल गया। उसने देखा कि अहम अंधेरे में बेड पर बैठा है और एक फोटो के टुकड़े पर टुकड़े करते जा रहा है। वो रूम के अंदर चली गई और लाइट ऑन करती हुई बोली, अहम, ये क्या कर रहे हो तुम? अहम ने जैसे ही गीत को देखा चिल्लाता हुआ बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। गीत शांत मन से बोली, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अहम गुस्से में चिल्लाया, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई एडवाइस, चली जाओ यहां से। गीत बोली, तुम सो जाओ तो मैं चली जाऊंगी। अहम गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, गीत चली जाओ यहां से प्लीज, और मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तब गीत बोली, तुम्हारे लिए गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले तुम ठीक हुए हो अहम, ज्यादा स्ट्रेस मत लो और आराम करो। कोई अहम की बात को ना माने तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो एकदम से चिल्ला पड़ा, मैंने कहा ना तुम्हें, जाओ यहां से। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारी ही तरह मेरे बचपन में कंसर्न दिखाती थी और एक दिन छोड़कर चली गई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, निकलो यहां से। गीत अपनी जिद पर अड़ी हुई बोली, मैं नहीं जाने वाली यहां से जब तक कि तुम स्ट्रेस फ्री होकर सो नहीं जाते। मैं एक नर्स हूं और ये मेरी ड्यूटी है, समझे तुम? अब चलो चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हारा बेड साफ कर देती हूँ। इतना कहकर वो उसके बेड पर पड़े फोटो के टुकड़े को साफ करने के लिए उसके नजदीक गई और उन फोटो को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अहम ने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली। गीत हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो अहम? छोड़ो मेरा हाथ। अहम उसे घूरता हुआ बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, तुम यहाँ आई कैसे? कोई मेरी बात ना माने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए वो अपनी पकड़ गीत की कलाई पर मजबूत करता जा रहा था। गीत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उस पर अपना दबाव बढ़ाता ही जा रहा था। गीत को अब दर्द होने लगा था। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, अहम छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है अहम, छोड़ो मुझे। अहम गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मुझे माँ वाली ट्रीटमेंट पसंद नहीं है, नफरत है मुझे उनसे। मैं तुमसे भी नफरत ना करने लगूं इसीलिए बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने अपनी हथेली छोड़ दी, लेकिन उसी समय गीत भी अपनी हथेली को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसका पूरा भार पीछे की तरफ था। अचानक अहम के हथेली छोड़ते ही वो अनबैलेंस हो गई और खुद को संभाल नहीं पाई। वो फर्श पर जा गिरी। वहीं उसके पीछे लकड़ी की एक कुर्सी रखी थी, जिसके हैंडल पर गीत के सिर का पिछला हिस्सा टकरा गया। आ! गीत के मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। उसका सिर वही कुर्सी पर एक तरफ लुढ़क गया था। ये देखते ही अहम का गुस्सा पल भर में न जाने कहां गायब हो गया। वो एकदम से चिल्ला पड़ा, गीत, गीत! जल्दी से उठकर वो गीत की तरफ भागा। वो उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गया और उसे झकझोरते हुए पुकारने लगा, गीत, उठो गीत, गीत! क्या हुआ तुम्हें? उठो गीत! गीत कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस उसकी सांसें चल रही थी। उसकी आंखें भी बंद थीं।
अहम ने उसका सिर पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर कुर्सी की सीट पर लगे हुए खून पर गई। ये देखकर वो घबरा गया। उसने तुरंत गीत के सिर के पीछे हाथ देकर देखा तो वहां से खून निकल रहा था। वो घबराया हुआ बोला, गीत, कुछ नहीं होगा तुम्हें गीत, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी डॉक्टर लतिका को कॉल करता हूँ। वो तुरंत ही बेड के पास गया और जल्दी जल्दी से मोबाइल ढूंढने लगा। मोबाइल मिलते ही उसने तुरंत डॉक्टर लतिका को कॉल किया, लेकिन आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी और डॉक्टर लतिका अपने घर में नींद में होने की वजह से कॉल नहीं रिसीव कर पाई। बार बार रिंग करने पर भी जब डॉक्टर लतिका ने कॉल रिसीव नहीं किया तो अहम की घबराहट बढ़ने लगी। वो बार बार गीत के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था और एक के बाद एक कॉल मिला रहा था, लेकिन हर एक जगह रिंग तो जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अहम ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और गीत को गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा गीत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस सांस लेती रहो। गीत को आखिर हुआ क्या है? क्या ये इंसिडेंट अहम और गीत के प्यार को करेगा और भी मजबूत? क्या होगी लीना की अगली चाल? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और गीत को गोद में उठाकर बेचैन होता हुआ बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा गीत, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बस सांस लेती रहो। वो गीत को लेकर रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में गीत की आवाज पड़ी, तुम मुझे माँ वाली ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? गीत की आवाज सुनते ही अहम के कदम वहीं रुक गए। उसने हैरानी भरी नजरों से गीत की तरफ देखा तो पाया कि गीत उसे कनखियों से देखकर मुस्कुरा रही थी। अहम एकदम से हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि अचानक से गीत कैसे ठीक हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। तभी गीत मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अहम हैरान होता हुआ बोला, ये क्या मजाक है गीत, तुम ठीक हो? गीत बोली, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं तुम्हें मैं भूत तो नहीं लगने लगी ना? इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अहम को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से बोला, ठीक हो? लेकिन वो चोट, तुम्हारा खून, तुम बेहोश भी तो थी। झूठ था सब। गीत ने उसकी बात काट दी और फिर बोली, पहले मुझे गोद से नीचे तो उतारो, फिर मैं सब बताती हूँ। अहम ने उसे गोद से नीचे उतार दिया। तब गीत बोली, वो सब तो मैं मजाक कर रही थी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें माँ वाली ट्रीटमेंट पसंद नहीं है, तो मुझे भी देखना था कि किसी दूसरे पर खतरा आने पर तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो। तुम भी तो वही करने लगे ना जो एक माँ करती है, माँ वाली ट्रीटमेंट। मुझे याद है कि एक बार जब मैं बचपन में बहुत बीमार पड़ी थी तो मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागी थी, जैसे कि तुम अभी कर रहे थे। अहम शांति से बोला, इसका मतलब शुरुआत से अंत तक सब कुछ मजाक था? गीत स्माइल करती हुई बोली, और क्या, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अगले ही पल अहम गुस्से से चिल्ला पड़ा, एकदम घटिया, बकवास थी तुम्हारी एक्टिंग। पता है कितना घबरा गया था मैं, जान निकल गई थी मेरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, और तुम स्माइल करके दिखा रही हो मुझे। अहम का गुस्सा देखकर गीत ने तुरंत ही स्माइल करना बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोली, वो तो मैं। चुप, एकदम चुप, अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। अहम ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा।
गीत भी नजरें झुकाकर चुप हो गई और उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। अहम फिर डांटते हुए बोला, अब चुपचाप बेड पर बैठ जाओ, जाओ। गीत उसकी बात मानते हुए बेड पर बैठ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि नजरें उठाकर अहम की तरफ देखे। वो तिरछी नजरों से बस उसे बेचैनी में उस रूम में टहलते हुए देख रही थी। अहम गुस्से में 2 कदम इधर उधर चला, फिर गीत के पास खड़ा होता हुआ कठोर आवाज में बोला, मजाक था तो फिर वो खून कहाँ से आया तुम्हारे सिर पर? गीत ने मासूम आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। अहम हैरानी भरी आवाज में बोला, तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें ही नहीं पता? देखने दो मुझे, अपना सिर झुकाओ। गीत ने अपना सिर झुकाया और फिर अहम ने सिर के पीछे लगे खून को हाथ में लिया और गौर से देखने लगा। उसने खून को हाथ पर रगड़ा तो फिर चौंकता हुआ बोला, गीत, ये तो सच में खून है। गीत भी चौंकती हुई बोली, क्या? अहम तुरंत बोला, हाँ खून है ये, अच्छे से देखने दो मुझे। इतना कहकर उसने गीत के बालों को हटाकर वहां देखा तो चोट के कारण हल्का सा जख्म हो गया था और खून का थक्का भी वहां जम चुका था। अहम घबराहट भरी आवाज में बोला, तुम्हें सच में चोट लगी है गीत, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम यहीं रुको, अभी मैं इस पर दवाई लगाता हूँ। किचन में फर्स्ट एड रखा हुआ है, अभी लेकर आया। इतना बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकला और कुछ ही सेकंड में किचन से फर्स्ट एड लेकर आ गया। उसे उसके लिए इस तरह भाग दौड़ करता देखकर गीत को भी अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोचती हुई खुद से बोली, कितना बदल गया है अहम इन कुछ दिनों में। तभी अहम बोला, शांति से बैठी रहना, मैं अभी घाव साफ करके दवाई लगा देता हूँ। गीत बस उसकी तरफ उसकी आंखों में देखती रही और अहम जख्म को साफ करके उस पर दवाई लगाने लगा। अहम दवाई लगाता हुआ बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? गीत ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? मैंने ही तुम्हें चोट लगाया था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें चोट लगाने का, लेकिन तुम भी हो कि कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो। तभी गीत बोली, मैं थैंक यू कह रही हूँ मुझे समझने के लिए, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए, मेरे लिए नफरत को भुलाने के लिए। अहम मुस्कुराता हुआ बोला, फिर तो तुम्हें दादू को थैंक यू कहना चाहिए। उनके कहने पर मैंने अब सभी लड़कियों को देखने का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें तुम पर विश्वास है और मुझे उन पर विश्वास है, इसीलिए। गीत तुरंत उसकी बात काटती हुई बोली, मतलब तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? बस दादू की खुशी के लिए कंसर्न दिखा रहे थे, राइट? अहम तुरंत अपना बचाव करता हुआ बोला, नो नहीं, गलत है ये। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने दादू के कहने पर विश्वास करना शुरू किया था, लेकिन अब मुझे तुम पर विश्वास है। मैं सच में घबरा गया था तुम्हें चोट लगता देखकर। देखो ना, अभी भी कितनी घबराहट हो रही है, सर दर्द करने लगा है मेरा तो। उसने घबराहट दिखाने के लिए सर दर्द का बहाना कर दिया और एक हाथ से अपना सर सहलाने लगा। तब गीत बोली, अच्छा जी, चोट मुझे लगी है और सर दर्द तुम्हारा हो रहा है, ये कौन सा नया कनेक्शन जोड़ लिए हो? अहम ने दवाई को अच्छे से लगा दिया था। वो खड़ा होता हुआ बोला, लो तुम्हारा फर्स्ट एड कंप्लीट हो गया, अब कल डॉक्टर से जाकर बात कर लेंगे, ठीक है? गीत मुंह बनाती हुई बोली, मेरी बात को घुमाओ मत, ये बताओ सच में तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। तभी गीत ताना मारती हुई बोली, अच्छा, अगर माँ वाली ट्रीटमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे गोद में सिर रखकर लेट जाओ, मैं सिर दबा देती हूँ, सिर हल्का लगने लगेगा। अहम हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके झूठ बोलने पर गीत ऐसा कुछ करेगी। तभी गीत मुस्कुराती हुई बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? नर्स हूं तुम्हारी, अब रात को तो डॉक्टर तुम्हारा
फोन नहीं उठाता है, तो मुझे ही कुछ ट्रीटमेंट करना होगा ना। अहम बड़बड़ाता हुआ खुद से बोला, उन डॉक्टरों की क्लास तो मैं कल लगाऊंगा। इतना कहकर वो चुपचाप गीत के गोद में सर रखकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। गीत प्यार से अपने कोमल हाथों से उसके सर को दबाने लगी। अहम को उसके हाथों का स्पर्श अपना सा एहसास करवा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सिर से सारा बोझ हट गया हो। सुकून सा महसूस हो रहा था उसे माँ के हाथों का स्पर्श याद आ गया, जब बचपन में माँ उसे ऐसे ही प्यार से सहलाती थी और उसे तुरंत नींद आ जाती थी। वो माँ से नफरत तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में अब भी उनके प्यार और स्पर्श के लिए तरस रहा था। अब जब गीत उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट कर रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे माँ की कमी पूरी हो रही है। उसकी आंखों से 2 बूंद अपने आप ही टपक पड़े। गीत ने जब उसकी आंखों से आंसू को बहते देखा तो बोली, अहम, तुम रो रहे हो? अहम ने अपने आंसू को पोंछ डाला और आंख बंद किए हुए ही कहा, नहीं, वो आंख दर्द कर रहा था इसीलिए। लेकिन उसका ये बहाना गीत पर नहीं चला। अहम की भारी आवाज साफ बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था और इमोशनल था। हालांकि गीत ने उसके दर्द को कुरेदना ठीक नहीं समझा। वो चुप रही, अहम भी चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसे गीत और पसंद आने लगी थी। वो सोचता हुआ खुद से बोला, ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। मेरा मतलब बुरी तो है ही नहीं, बल्कि मैं ही इसके बारे में बुरा सोचता था। जब से मैंने इसके बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आधा दर्द यही बांट रही हो। गीत भी उसके चेहरे की तरफ एकटक देखे जा रही थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, मैं जितना मानती थी उतना बुरा भी नहीं है। अब आदमी इतना बड़ा इंडस्ट्री चला रहा है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होगा ही, जरूरी भी है। बाकी बचपन में इतना कुछ सहा है तो कोई भी नफरत करने लग जाता है। वैसे इमोशनल भी है, केयरिंग भी लगता है। दोनों मन ही मन एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। ये पहला मौका था जब दोनों एक दूसरे के बारे में इतना अच्छा सोच रहे थे। अहम गीत के बारे में सोचता हुआ नींद में डूब चुका था। गीत भी अहम का सिर दबाते दबाते कब वहीं बेड पर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव रात में हॉल में ही सोफे पर लेट गया था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो अपने घर जाने के लिए कपूर मैंशन से निकला और अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ गई। वो याद करता हुआ बोला, अरे मैं तो सीसीटीवी देखना भूल ही गया। अहम फिर से पूछेगा कि कुछ पता चला तो क्या जवाब दूंगा। वो वापस कपूर मैंशन के अंदर चला गया और सिक्योरिटी रूम के तरफ बढ़ा। उसने उस तरफ अभी अपना कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से डॉली की आवाज उसके कानों में पड़ी। टॉयलेट ढूंढ रहे हैं क्या साहब? सुबह सुबह किसी को टोकना ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसकी तरफ मुड़ा और डांटता हुआ बोला, क्यों, तुम्हें भी साथ जाना है क्या? तुम इतने दिन से इस घर में हो, तुम्हें नहीं पता कि इधर टॉयलेट नहीं है? अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं किसी काम से जा रहा होऊंगा। डॉली मुंह बनाती हुई बोली, मैं तो इसीलिए बोली साहब क्योंकि रात को मेम साहब भी उधर ही टॉयलेट ढूंढ रही थी, लेकिन आपने तो लंबा चौड़ा सुना दिया मुझे। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? मेम साहब? हाँ, मेम साहब। कौन मेम साहब? गीत? डॉली हैरानी भरी आवाज में बोली, गीत भी मेम साहब है क्या साहब? मैं तो बस एक ही मेम साहब को जानती हूँ, लीना मेम साहब। लीना का नाम सुनते ही ध्रुव चौंका। क्या लीना का ध्रुव के सामने होने वाला है पर्दाफाश? क्या गीत और अहम के नजदीकियों से खिलेगा प्यार का फूल?
क्या गीत अपने पिता की हत्या को इग्नोर करके अहम को प्यार कर पाएगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।